मैं शादी के बाद अपने शौहर के साथ एक बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रही थी। मेरी सास ने कभी मुझे अपनी बहू समझा ही नहीं था। वो मुझे बेटियों की तरह प्यार करती थी। मेरी एक नंद भी थी जिसकी उम्र 22 साल थी और उसकी शादी की उम्र हो गई थी। मेरे ससुर बहुत पहले ही फोत हो चुके थे। आजकल मेरी नंद कॉलेज से बहुत देर से आती थी। उसकी वजह से मैं खुद भी परेशान थी। मैंने उससे पूछा भी कि तुम कहाँ थी। कहने लगी कि भाभी, आप अपने काम से काम रखा करें, मुझे ज्यादा सबक मत पढ़ाया करें। ये कहकर वो कमरे में चली गई। मैं परेशानी से उसके पीछे पीछे गई थी क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि उसने खाना खाया है या नहीं। लेकिन मैं उसके कमरे के बाहर ही रुक गई थी। वो मोबाइल पर किसी लड़के से बात कर रही थी। मुझे ये देखकर बहुत अजीब लगा। मैं फौरन कमरे में दाखिल हो गई। मुझे देखकर मेरी नंद ने फोन बंद कर दिया। मैं भी जान गई थी कि वो जरूर किसी न किसी लड़के से बातचीत और मोहब्बत के चक्कर में पड़ गई है। मैंने कहा, तुम किससे बात कर रही हो? कहने लगी कि भाभी, आप इस कमरे से चली जाएं वरना बहुत बुरा होगा। मेरे पास भी आपके बहुत सारे राज हैं। आप जितनी शरीफ बनती हैं ना, उतनी है नहीं। उसने ये कहा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे पास मेरे ऐसे कौन से राज हैं जिसकी बुनियाद पर तुम मुझे ऐसा कह रही हो? वो कहने लगी, मैं सब जानती हूँ। शादी से पहले आप किस टाइप की लड़की थी और शर्जील नामी लड़के से आपका क्या ताल्लुक था, मुझे सब पता है। ये सुनकर तो मुझे ठंडे पसीने आने लगे थे। मैं नहीं जानती थी कि मेरी और शर्जील की बात इस तरह फैल चुकी होगी। शादी से पहले मेरी शर्जील से दोस्ती थी। मैं हर हद करास कर गई थी, मगर जब मुझे गलती का एहसास हुआ तब मैंने तौबा कर ली थी और शर्जील से सब ताल्लुक खत्म कर दिए थे। ये बात तो मेरे घर वाले भी नहीं जानते थे। फिर मेरी नंद को कैसे पता चल गई थी? उसका कहना था कि उसने फेसबुक पर मेरी और शर्जील की तस्वीरें देखी हैं। उसकी बात पर मुझे एक और झटका लगा था। मैं फेसबुक पर तस्वीरें डिलीट करना भूल गई थी। मैंने उसी वक्त वो तस्वीर डिलीट कर दी थी, मगर मेरी नंद ने कहा कि अगर मैंने उस पर सख्ती की या उसकी माँ बनने की कोशिश की तो वो मेरे सब राज अपने भाई को बता देगी। नंद की बात पर मैं चुप हो गई। मेरी जिंदगी वैसे भी अच्छी और पुरसुकून गुजर रही थी। नंद के झंझट में पड़कर मुझे परेशान होने की क्या जरूरत थी? अगले कुछ दिन इसी तरह गुजर गए थे। मैंने अपनी नंद से कोई बात नहीं की। मेरी नंद भी अपने कामों में लगी रही थी। पर एक दिन मैं उसके कमरे में सफाई की खातिर गई तो मैंने कुछ अजीबो गरीब चीजें देखी। मेरी नंद अब बहुत छोटे कपड़े पहनने लगी थी, पर मैं हैरान इस बात पर थी कि ये कपड़े वो घर में नहीं पहनती थी। इसका मतलब तो यही था कि वो जरूर कोई न कोई काम ऐसा करती थी जो हम सब नहीं जानते। क्या वो किसी को कॉल पर या फिर अपनी तस्वीर बनाकर दिखाती थी, या आखिर ऐसा क्या था? मैंने देखा उसकी अलमारी में ढेर सारे कपड़े थे जो कि बहुत ही बेहुदा थे। ये देखकर मुझे बहुत बुरा लगा था। मैंने सोचा कि मैं अपनी नंद का पीछा करूंगी कि ये कहाँ जाती है और किसके साथ जाती है। तभी उस दिन मेरी नंद कॉलेज से घर आई तो उसने बहुत महंगा फोन अपने बैग में छुपा रखा था। मुझे बहुत अजीब लगा था कि इतना महंगा फोन जिसकी कीमत 1.5 लाख रुपए है, वो आखिर उसे किसने दिया है? मैंने उसे कुछ नहीं पूछा। खामोशी से अगले दिन का इंतजार करने लगी कि कल का दिन आएगा तो मैं भी अपनी नंद के साथ ही घर से निकलूंगी। अगले दिन जैसे ही मेरी नंद घर से बाहर जाने लगी, मैं भी सब्जी लेने के बहाने उसके पीछे चली गई। मगर अगली गली में ही जाकर मैंने देखा एक बड़ी शानदार गाड़ी खड़ी हुई थी। मेरी नंद उसमें बैठ गई और ये गाड़ी किसी अमीरजादे की लग रही थी। मैंने सोच लिया कि आज मेरी नंद घर आएगी तो मैं उससे बात जरूर करूंगी। मैंने शाम का इंतजार किया। जैसे ही मेरी नंद घर आई तो मैं उस पर बरस पड़ी। मैंने कहा कि आज तुमने जो कहना है कह दो, पर ये बात मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम इस तरह एक गैर लड़के के साथ गाड़ी में बैठकर चली गई हो? इस काम में सिर्फ तुम्हारा अपना ही नुकसान है। मेरी नंद ने मुझे फिर से वही बात की कि अगर आप मुझ पर सख्ती करेंगी तो मैं आपके सब राज भाई को बता दूंगी और फिर आपके साथ वो होगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। अपनी नंद की बातें सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। सोचा कि अब उसे इस तरीके से नहीं कहूंगी वरना ये तो वाकई मेरे शोहर के साथ लड़ाई करवा देगी। शाम को जब मेरे शोहर घर आए तो मैंने उन्हें कहा
अब हमें आपकी बहन की शादी कर देनी चाहिए, उसकी पढ़ाई मुकम्मल होने को है, हम एक अच्छा रिश्ता देख लेते हैं। मेरे शौहर भी शायद अपनी बहन की हरकतों की वजह से परेशान थे। बोले कि हाँ, तुम सही कह रही हो, मैं भी अपनी बहन के लिए रिश्ता ढूंढ रहा हूँ। मैं उसकी शादी जल्द से जल्द करके उसे घर से रुखसत करूंगा। ऐसा ना हो कि ये हमारी इज्जत खाक में मिला दे। मुझे भी अपनी बहन की हरकतें ठीक नहीं लगती। रात के 7-8 बजे घर आती है। मुझे लगता है कि ये आजकल किसी लड़के के साथ चक्कर में है। मेरे शौहर ने ये खदशा भी मेरे साथ जाहिर कर दिया। फिर मैंने अपनी नंद के किसी करतूत के बारे में कुछ नहीं कहा। मैं जानती थी कि वो भी बदला मुझसे लाजमी लेगी, और ऐसे में मैं हरगिज अपने शौहर के साथ लड़ाई नहीं कर सकती थी। मेरे शौहर ने मुझे समझा दिया था कि तुम इस ससुराल में बिल्कुल भी अपने घर की तरह मत रहना, इनको नंद और सास ही समझना। और ये बात वाकई सही ही साबित हुई थी। मेरी सास तो दूर की बात, मेरी नंद भी मुझसे हंसकर बात नहीं करती थी। वो दोनों बहुत ही बदतमीज किस्म के लहजे की मालिक थी। मैंने अपनी नंद की फिक्र छोड़ दी थी, पर अगले ही दिन कुदरत ने उसको वो सजा दी जो शायद उसने सोची भी नहीं थी। ये रात के 10 बजे का वक्त था। वो अभी तक घर नहीं आई थी। मेरी सास और शौहर दोनों ही बहुत परेशान थे। उसके कॉलेज से तो उसे 7-8 बजे के करीब ही छुट्टी हो जाती थी, पर आज तो ऐसा लगता था जैसे 7-8 बजे वो घर आने की बजाय कहीं और चली गई है। मैं अपनी नंद के बारे में मजीद फिक्रमंद नहीं होना चाहती थी, सो अपने कमरे में चली गई। मैंने सोचा आज मैं जल्दी सो जाऊंगी, पर तकरीबन 1 घंटे के बाद सहन में जबरदस्त किस्म का शोर उठा। मैं बाहर गई तो मैंने देखा मेरी नंद लुटी पुटी हालत में घर के अंदर दाखिल हुई थी। ये देखते ही मेरे शोहर को गुस्सा आ गया। वो अपनी बहन से पूछने लगा कि बता, तू कहाँ गई थी और कहाँ से माँ बाप का मुंह काला करके आई है। मेरी नंद ने कुछ नहीं बोला। तभी मैं बीच में आ गई। मैंने अपने शोहर से कहा कि ये आपकी बहन है, आप इस तरह इसे झड़क नहीं सकते, इसे अपने हाल पर छोड़ दें। अगर इसके साथ कुछ हादसा भी हुआ है तो इसकी जिम्मेदार ये खुद है। मेरे शोहर ने बड़ी मुश्किल से खुद को काबू किया। फिर वो और मैं कमरे में आ गए थे। मेरी नंद अपने कमरे में चली गई थी, पर अभी भी मुझे उसकी बातें याद आ रही थीं। उसकी लूटी पुटी हालत देखकर मुझे सब कुछ समझ आ रहा था। मैं जानती थी कि मैं कुछ कह नहीं सकती, वरना सारी बात मुझ पर आ जाएगी। मेरी नंद अगले दिन कॉलेज नहीं गई थी। मैंने सोचा कि जाकर उससे हाल चाल पूछ लूं, पर जैसे ही मैंने उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी, उसने मुझे सख्ती से मना कर दिया कि मैं आइंदा उसके कमरे में नहीं आऊंगी, क्योंकि मैं बहुत ही चालाक हूँ। मुझे ये बात बुरी लगी। मैंने अपनी नंद को उसके हाल पर छोड़ दिया, और जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे मेरी नंद की हालत बिगड़ती जा रही थी। वो कमरे से बाहर ही नहीं आती थी। मेरी सास मुझे कहती कि जाकर देखो वो क्या कर रही है। अब माँ जी भी बहुत परेशान रहने लगी थी। मेरी नंद की हालत ऐसी थी कि वो पूरा दिन ना किसी से बात करती, ना खाना खाती। रफ्ता रफ्ता वो कमरे से बाहर आने लगी, मगर खामोश ही रहती थी। एक दिन मैं उसके कमरे में गई। मैंने पूछा, तुम्हें क्या हुआ है, मुझे सारी बात बताओ, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगी। वो मेरे कंधे से लगकर रोने लगी। बोली कि भाभी, आप सही कहती थी, मर्द अगर किसी औरत पर पैसे खर्च करता है तो वो उस औरत से बदले में बहुत कुछ लेता है। मुझे सारी बात समझ आ चुकी थी कि जरूर कोई न कोई हादसा तो गुजर ही चुका है, वरना वो ऐसे रोती हुई घर ना आती। मगर वो ये नहीं जानती थी कि उसकी जिंदगी में उससे भी बड़ा तूफान उसका मुंतजिर है। उधर मेरा शोहर उसके लिए रिश्ते की तलाश में था। मेरी फूफो का बेटा बहुत अरसे से मेरी नंद को चाहता था। वो जब भी हमारे घर आता मेरी नंद को देखता रहता। मुझे कहता, बाजी, मैं तो बहुत ही ज्यादा गरीब हूँ, लेकिन अगर मैं कभी किसी मकाम पर होता तो सबसे पहले आपकी नंद के लिए अपना रिश्ता भेज देता। ये बहुत ही खूबसूरत है। मैं अपने उस कजन से यही कहती कि तुम यतीम हो और फिर माँ भी बेवा है, घर में कोई किस्म की सहूलत मौजूद नहीं है। मेरी नंद के ख्वाब देखना छोड़ दो, ये तो किसी बहुत अमीर लड़के से शादी करेगी। फिर फुफ्फो का बेटा हमेशा मायूस होकर चला जाता था, मगर अब मुझे लगता था कि मेरी नंद की शादी हो जाने के बाद उसका दिल टूट जाएगा। उधर मेरी नंद के हालात ऐसे थे जैसे वो जीते जी मर चुकी थी। फिर एक दिन उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई। मैं और मेरी सास उसको लेकर अस्पताल चले गए। अस्पताल वालों ने कुछ मामूली टेस्ट लिख कर दिए।
मगर फिर जब मुझे नर्स ने अंदर बुलाया तो कहने लगी कि लड़की की माँ भी अंदर आ जाए। मैं और मेरी सास अंदर ना गए तो उसने परेशान सी नजरों से हमें देखा और बोली कि मेरी नंद उम्मीद से है और वो बहुत जल्द एक बच्चे को जन्म देगी। ये सुनते ही मेरी सास बेहोश होते होते बची थी। मुझे ज्यादा हैरत इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि मैं पहले से ही जानती थी कि आगे क्या होने वाला है। जाहिर है एक लड़की जो इतनी रात को देर से घर आएगी, लड़के उसकी जात का फायदा तो उठाएंगे। एक दिन ये सब होना ही था। मैंने सास को तसल्ली दी, उन्हें कहा कि आप फिक्र नहीं करें, कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। हम नंद को लेकर घर आ गए थे। अब कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता था जब वो अपनी बेटी को इस बात का ताना ना देती। मेरी सास उसे अब खुल्लम खुला कहने लगी थी कि तूने हमारे खानदान का मुंह काला कर दिया है। अब हम बच्चा जाया भी नहीं करवा सकते थे क्योंकि इस बात को 4 महीने गुजर चुके थे। जब मेरी नंद की तबीयत ज्यादा खराब हुई तभी डॉक्टर के पास गई थी, पर अब इस बात का कोई हल नहीं था। जिस नन्हे वजूद को दुनिया में आना था वो तो आकर ही रहना था, लेकिन इससे भी ज्यादा बुरी बात ये हुई कि मेरी नंद एक दिन बाहर सहन में बैठी हुई थी। उसका पेट ऐसे ही था जैसे किसी हामला औरत का होता है। हमारी एक रिश्तेदार औरत घर आई थी, बस फिर क्या था, उसकी नजर मेरी नंद पर पड़ी। वो उसे टटोल टटोल कर देखने लगी, फिर बोली कि कहीं ये उम्मीद से तो नहीं है। मेरी सास ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, इसको गैस हो गई है। वो औरत बोली कि मैं अच्छी तरह समझती हूँ, ऐसे गैस किसी को नहीं होती। अगर यकीन नहीं आता तो मोहल्ले की दाई बुलवाकर उससे पूछ लो, तुम्हारी बेटी ने कोई कारनामा कर दिया है। ये बातें सुनकर मेरी सास को बहुत बुरा लगा था, मगर वो उसे कुछ कह नहीं पाई थी। मेरी सास को इतना ज्यादा दुख आज से पहले किसी बात का नहीं हुआ था। मेरी सास ने तो बातचीत करना भी छोड़ दी थी। यहाँ तक कि एक दिन मेरी सास इसी वजह से बहुत बीमार हो गई थी। वो इस कदर परेशान रहने लगी कि उनकी बेटी ने उन्हें बिस्तरे मर्ग पर पहुंचा दिया था। मेरी सास को हर वक्त यही फिक्र होती कि अब उनकी बेटी से शादी कौन करेगा। मेरी नंद भी इस बात को समझ चुकी थी क्योंकि वो पूरे मोहल्ले में बदनाम हो चुकी थी। उससे कोई लड़का भी शादी करने को तैयार नहीं था। मेरी नंद इस बात पर रोती भी थी, पर ये ना बताती कि ये बच्चा किसका है और किसने उसके साथ इतना बड़ा जुल्म कर दिया है। हम लोग तो उससे पूछ पूछ कर थक गए थे। डॉक्टर ने बता दिया था कि मेरी सास भी चंद दिन की मेहमान रह गई है। मेरी सास मुझसे कहती थी कि खुदा के लिए मेरी बच्ची को अकेला मत छोड़ना, तुम शादीशुदा हो, तजर्बेकार हो, उसे इन मामलात का नहीं पता। अगर उसकी बेटी हो या बेटा, तुम उसे अपने पास रखना, उसे खुद पालना। मैं अपनी सास की बात सुनकर हाँ कह देती थी और कहती कि तुम्हारी फूफी का बेटा शायद मेरी बेटी से शादी कर ले, तुम एक बार उससे पूछ कर तो देखो। मैंने सोचा कि अब जब बदनामी हो ही गई है तो क्यों ना मैं अपनी फूफो के बेटे अनवर से भी पूछ लूं, जो मेरी नंद को जुनून की हद तक चाहता था। मैंने जाकर सारी बात उसे बता दी। पहले तो वो कुछ घबरा गया, फिर कहने लगा कि मैंने जिंदगी में अगर किसी से मोहब्बत की है तो वो आपकी नंद है और मेरी मोहब्बत सच्ची थी। ये मेरी मोहब्बत का इम्तिहान है, वरना ऐसी खूबसूरत लड़की से कौन मोहब्बत नहीं कर सकता। इस मुश्किल वक्त में मैं ही उसका साथ दूंगा। आप कहेंगी तो मैं उससे इस बच्चे की पैदाइश के बाद निकाह भी कर लूंगा। मैं अपनी मोहब्बत के वास्ते ऐसी लड़की को कबूल करने को तैयार हूँ जो ना सिर्फ पहले एक लड़के से दोस्ती कर चुकी है बल्कि उसका बच्चा भी पैदा करेगी। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और घर आ गई, मगर अफसोस कि मेरी सास फौत हो चुकी थी। उन्होंने मुझे दिल से दुआ दी थी कि अगर मैं उस बच्चे को अपना समझकर पालूंगी तो अल्लाह ताला मुझे बहुत नवाजेगा। मैंने भी अपनी सास की हर बात पर अमल किया था। जब वो जिंदा थी उनकी खिदमत की थी, जब वो फौत हुई तो मैंने उनकी की हुई वसीयत पर अमल करने के लिए अपनी नंद को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं दी। उसे कहा कि अनवर तुमसे शादी करने को तैयार है और ये बच्चा तुम मेरे हवाले कर देना। मेरी नंद इस बात पर मान गई थी क्योंकि अब उस बच्चे को जाया करना मुश्किल था। 9 महीने के बाद मेरी नंद ने एक खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया था। वो बच्चा वाकई बहुत प्यारा था। मैंने वो बच्चा अपने पास रख लिया और सादगी से अपनी नंद की शादी अनवर से कर दी। मेरी नंद ने जो मेरे साथ किया था वो उस पर बहुत शर्मिंदा थी। मैंने उसे माफ कर दिया था। वो अनवर के घर चली गई थी और मैं परेशान बैठी थी कि अब मैं इस बच्चे को अकेले कैसे पालूंगी। मेरा खुद भी छोटा 2 साल का एक बच्चा था।
फिर मुझे अपनी सास की वो बात याद आ जाती जब उन्होंने मुझे कहा था कि ये बच्चा यतीम खाने में मत देना, इसे तुम खुद पालना, अल्लाह ताला तुमसे राजी हो जाएगा। एक दिन जब मैं अपने घर में सब्जी काट रही थी, दरवाजे पर एक दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। कहने लगा कि जावेद साहब का घर यही है। मैंने कहा जी यही घर है, मैं उनकी बीवी हूँ। उसने कहा कि आप लोगों से माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ। आप लोग अगर मुझे माफ़ नहीं करेंगे तो मेरी ज़िंदगी सुकून से नहीं गुजरेगी। मैं खुद ही को कोसता रहता हूँ। मैंने बूढ़े से मामला पूछा कि क्या बात है। मेरे पूछने पर उसने बताया, दरअसल वो एक कॉटन फैक्ट्री का मालिक है। उसके पास दुनिया की हर नेमत मौजूद है, लेकिन उसका बेटा बहुत आवारा था। मैंने देखा कि उस बाप की आंखों में आंसू थे। कहने लगा कि बेटी, हर इंसान को अपनी औलाद प्यारी होती है। मेरे बेटे ने तुम्हारी बहन आफिया के साथ बहुत बुरा किया था। वो मेरी नंद के बारे में कह रहे थे। उस बूढ़े आदमी ने बताया कि उसके बेटे ने मेरी नंद के साथ ज्यादती की थी, जिसके बदले में बच्चा पैदा हुआ। मेरी नंद के बारे में उन्हें सब कुछ मालूम था। मैं हैरान थी कि ये बूढ़ा आदमी अपने बेटे का कफारा अदा करने यहाँ कैसे आ गया। कहने लगा कि मेरे बेटे को अचानक एक मौलिक बीमारी लाहक हो गई है, उसका बचना बहुत मुश्किल है। अब वो अपने गुनाहों पर पछता रहा है और सबसे माफिया मांगता फिरता है। पर उसे तुम्हारी बहन भी याद है, जिसकी जिंदगी उसने तबाह कर दी थी। मैं समझ गई थी कि वो आदमी क्या कहना चाह रहा था। मैंने कहा कि मैंने उस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया है, आप भी फिक्र नहीं करें, मेरी नंद आपको माफ कर देगी। मैंने उन्हें बताया कि वो मेरी बहन नहीं बल्कि मेरी नंद है। वो बड़े हैरान हुए और कहने लगे कि ठीक है बेटी, तुम मेरे बच्चे को, मेरी नस्ल को पाल रही हो, मैं तुम्हें इसके बदले इनाम जरूर दूंगा। मैं समझी कि कोई छोटा मोटा तोहफा लाए होंगे, पर वो तो मुझे 50 लाख का चेक दे गए थे और जाते वक्त कह गए थे कि अपनी नंद को कहना कि खुदा के लिए मेरे बेटे को माफ कर दे। मैं वो चेक देखकर बहुत हैरान हो गई थी। मैंने अपनी नंद को बुलवाकर उसे सारी बात बता दी थी। मेरी नंद उस वक्त बहुत रोई थी। उसने मुझसे माफ़ी मांगी कि उसने भी मेरे साथ बहुत बुरा किया था। मैंने उसे माफ़ कर दिया था और जिस लड़के ने मेरी नंद के साथ ज्यादती की थी, वो 2 दिन बाद मर गया था। मेरी नंद ने उसे भी माफ़ कर दिया था और वो पैसे मेरी नंद ने मुझे दे दिए थे। आज इस बात को कई साल गुजर गए हैं। मेरे एक नहीं बल्कि 2 बेटे हैं और हम सब हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं।